हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। कुकम नॉलेज आपके सामने लाया है एस जेविन सॉल्व पेपर जे इलेक्ट्रिकल का, जो कि 2018-19 में आया था। यह 3 पार्ट्स में आएगा। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं इंजीनियर विनोद कुमार ने, जो एस जेविन में जे इलेक्ट्रिकल के पद पे सेवाएं दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल सॉल्व पेपर 2018-19। हेलो दोस्तों, हम आज डिस्कस कर रहे हैं SJVN 2018 जेई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ प्रेशर गेज इज कैलिब्रेटेड फॉर 0 to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्केल. इट हैज़ अ यूनिफॉर्म स्केल विद 100 scale divisions. 1/10 of a scale division can be read with certainty. What will be the resolution of the gauge? तो हमसे पूछा गया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है हमारा मिनिमम डिफ्लेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड। तो चलिए ये देखते हैं रेजोल्यूशन कैसे होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, टोटल स्केल कैलिब्रेशन दैट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्केल डिवीजन 100 इंटू लिस्ट काउंट है हमारे पास 1/10 मीन्स 1/10। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द स्केल डिवीजन मीन्स 1/10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 100 से 100 कैंसिल होके हमारे पास बच जाएगा 1/10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर? ये जो नीचे दिए हुए हमारे पास ऑप्शन ए है थर्मोकपल, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है पायरोमीटर। ये सभी हमारे टेम्परेचर सेंसर होते हैं। जो थर्मोकपल, थर्मिस्टर और थर्मोमीटर, ये सभी कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के कांटेक्ट में आके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जबकि हमारा पायरोमीटर जो होता है वो एक डिस्टेंस से टेम्परेचर मेज़र करता है। पायरोमीटर कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा पायरोमीटर है जिसको हम टेम्परेचर गन भी बोलते हैं। तो ये होता है हमारा पायरोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी पायरोमीटर। पायरोमीटर विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विच लेयर हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपिंग? ऑप्शन है कलेक्टर, बेस, एमिटर या ऑल लेयर्स हैव इक्वल डोपिंग लेवल्स। तो हम जानते हैं कि बीजेटी में हमारे जो 3 लेयर होती हैं, तो जो इसमें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो फर्स्ट लेयर है वो है हमारी एमिटर, सेकंड लेयर जो है वो है बेस, थर्ड लेयर है हमारा कलेक्टर। जो एमिटर जो लेयर होती है वो होती है हमारी सबसे ज़्यादा डोप्ड जो लेयर होती है एमिटर, और उससे कम जो होगी वो होगी हमारी कलेक्टर, और सबसे लीस्ट जो डोपिंग होगी वो होगी हमारी बेस में। बेस में सबसे कम डोपिंग रहती है हमारी। तो और इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा थिकनेस किस लेयर की होती है? तो सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है हमारी कलेक्टर की। ये थिकनेस इसकी सबसे ज़्यादा रहती है हमारी कलेक्टर रीजन की, और हमारा उससे कम जो थिकनेस रहती है वो रहती है हमारी एमिटर की, और सबसे कम जो थिकनेस होती है वो होती है बेस रीजन की। तो इसका जो हाईएस्ट डोपिंग लेवल वो होता है एमिटर का सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा एमिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3-phase bridge rectifier circuit feeding a purely resistive load is fed from a 415 volt RMS 50 Hz 3-phase AC source. The peak value of the output voltage will be? आउटपुट वोल्टेज की पीक वोल्टेज वैल्यू क्या होगी? तो जो हमारे पास RMS जो वोल्टेज होती है उसका पीक वोल्टेज के साथ कुछ इस तरह से रिलेशन होता है।
हमारी आर एम एस वोल्टेज होती है VRMS, इसको VR लिखते हैं, VR इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 एंड VP मीन्स V पीक, ये रिलेशन रहता है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार बहुत जगह आपने मैक्सिमम जगह यही देखा होगा कि VR इक्वल टू 0.707 VP, इस तरह से होता है। 1 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू होती है 0.707, तो VR इक्वल टू 1 बाई √2 और VP, तो जो हमारी V पीक जो आ जाएगी वो हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा V पीक इक्वल टू √2 VR। तो मीन्स हमारे पास जो VR जो है, RMS जो है वो है 415 वोल्ट। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 415√2V, ये होगा हमारे पास इसका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन कास्केड एम्पलीफायर सर्किट? ऑप्शन ए टू गेट हाई एफिशिएंसी, ऑप्शन बी टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ऑप्शन सी टू अचीव रिड्यूस नॉइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा कास्केड एम्पलीफायर है, इसका नाम से पता चलता है कि इसमें बैक टू बैक हमारे एम्पलीफायर सर्किट होते हैं, दो अलग अलग स्टेज में होता है, तो इसको हम कास्केड एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इसकी जो यूज़ करते हैं हम, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग जो करते हैं वो करते हैं हम टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अचीव करने के लिए करते हैं हम इम्पीडेंस मैचिंग। जो इम्पीडेंस मैचिंग इसमें वो इस तरह से अचीव होती है कि जो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस अगर दोनों बराबर हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर सर्किट रिजल्ट्स इन, ऑप्शन ए रिडक्शन इन गेन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन गेन, ऑप्शन सी नो चेंज इन गेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहती है वो रहती है हमारी रिडक्शन इन गेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए रिडक्शन इन गेन, ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर्स हैविंग सैलिएंट पोल टाइप रोटर स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ द पावर प्लांट। तो सैलिएंट टाइप के रोटर जो होते हैं वो हमारे किस प्लांट में यूज होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो हमारे सैलिएंट टाइप जो रोटर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जो लेफ्ट साइड आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा सैलिएंट टाइप रोटर स्ट्रक्चर, इसमें जो पोल्स होते हैं हमारे बाहर की ओर उभरे होते हैं, और दूसरी ओर है हमारा नॉन सैलिएंट टाइप रोटर स्ट्रक्चर, राइट साइड में है। नॉन सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर को हम इसको सिलेंड्रिकल रोटर भी बोलते हैं। इसमें अंदर की ओर ग्रूव्स बने होते हैं जिसमें कि हमारी वाइंडिंग प्लेस की हुई होती है। जो हमारा नॉन सैलिएंट टाइप जो रोटर होता है वो यूज़ होता है हमारा हाई स्पीड मशीन्स में, और सैलिएंट टाइप जो रोटर होता है वो होता है हमारा लो स्पीड मशीन में। जो हाई स्पीड मशीन होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। इनमें जो आरपीएम रहता है वो लगभग 3000 आरपीएम के आसपास रहता है। और वहीं दूसरा हमारा सैलिएंट टाइप जो पोल होता है ये होता है लो स्पीड मशीन के लिए, जैसे कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे हमारे आरपीएम 200-400 के आसपास रहता है, तो यहाँ पे हमारा सैलिएंट टाइप पोल यूज होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन सी। सैलिएंट टाइप जो रोटर होता है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन RLC सीरीज AC circuit, at the time of resonance the circuit impedance becomes,
ऑप्शन ए प्योरली इंडक्टिव, ऑप्शन बी प्योरली कैपेसिटिव, ऑप्शन सी प्योरली रेजिस्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो इसका जो ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो एक लिमिट तक जो इम्पीडेंस वो कम होता है। इस पॉइंट तक जो होगा हमारा, यहाँ तक हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो कम होगा। और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी ये आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद फर्दर जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा इम्पीडेंस दोबारा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इससे पीछे हमारा सर्किट कैपेसिटिव होगा और इसके आगे सर्किट हमारा इंडक्टिव होगा। तो जो हमारा रेजोनेंट पे जो हमारा सर्किट होगा वो उसमें हमारा इम्पीडेंस बराबर होगा रेजिस्टेंस के। तो हमारा सर्किट जो होगा उसमें वो होगा प्योरली रेजिस्टिव, मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी ओम। हेनरी जो हमारे यूनिट होता है वो होता है हमारा इंडक्टेंस का, एल से जिसको डिनोट करते हैं। टेस्ला जो होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला, बी से जिसको डिनोट करते हैं। और वेबर होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और ओम जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी रेजिस्टेंस की, और साथ में इम्पीडेंस की, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी। इन सब की यूनिट होती है हमारी ओम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स रिजल्ट इनटू अ सिमेट्रिकल फॉल्ट? ऑप्शन ए सिंगल फेज टू अर्थ, ऑप्शन बी टू फेज टू अर्थ, ऑप्शन सी फेज टू फेज, ऑप्शन डी ऑल थ्री फेज टू अर्थ। जो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट हमारे जनरली दो टाइप होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, फर्स्ट में हमारा सिंगल फेज टू ग्राउंड है, दूसरा लाइन टू लाइन है, और तीसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है हमारा। ये तीनों हमारे फॉल्ट जो होते हैं ये असिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, और इनको हम अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी बोलते हैं। और वहीं हमारे जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली। थ्री फेज फॉल्ट होता है और दूसरा होता है हमारा थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, इनको हम बैलेंस्ड फॉल्ट भी बोलते हैं। और जो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा इसका जो आंसर होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट। ये वाला फॉल्ट जो होगा ये हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। जो हमारे फॉल्ट मेनली जो लाइन में होते हैं वो 95% तक जो होते हैं हमारे असिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, और 5% के लगभग हमारे फॉल्ट जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग, ऑप्शन ए बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन बी रिड्यूस इंडक्टेंस, ऑप्शन सी रिड्यूस स्किन इफेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे बंडल कंडक्टर कुछ इस तरह से होते हैं। ये आप देख सकते हैं बंडल कंडक्टर, ये थ्री सब कंडक्टर हैं इसमें, ये थ्री सब कंडक्टर हैं इस बंडल कंडक्टर में, और ये बीच में स्पेसर है जो कि ये तीनों को अलग अलग रखता है। जो सब कंडक्टर हैं बंडल कंडक्टर में वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 6, 8, वो डिपेंड करता है हमारी लाइन की कैपेसिटी के ऊपर कि हमारे कितने सब कंडक्टर होंगे। तो ये जो बंडल कंडक्टर है इसके जो एडवांटेज है, जो इसको जो काम में होता है वो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन भी होता है, इंडक्टेंस इफेक्ट को भी कम करता है, स्किन इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ द अबव ये सही होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैविंग हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज?
जो हो हमारा हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए जो यूज होता है वो होता है हमारा पेल्टन व्हील। मेनली जो हमारे टरबाइन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देख रहे हो आप पेल्टन व्हील, सेकंड में देख रहे हो आप फ्रांसिस टरबाइन, थर्ड में देख रहे हो कैप्लन टरबाइन। जो पेल्टन व्हील होता है हमारा ये वाला, ये होता है हमारा हाई हेड के लिए। इसमें जो हेड हो रहता है हमारा वो 250 प्लस के लिए, जो हेड के लिए जो यूज़ होगा वो हमारा होगा पेल्टन व्हील हाई हेड जो बोलते हैं इसको। और जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है ये लगभग 40 से लेके 250 तक जो होगा हमारा वो हमारा फ्रांसिस टरबाइन यूज़ होता है। और कैप्लन हमारा लो हेड के लिए होता है, ये 40 से कम के लिए जो यूज़ होता है हमारा ये पेल्टन व्हील, सॉरी कैप्लन टरबाइन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी पेल्टन व्हील। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज। ऑप्शन ए मोनोग्राफ, ऑप्शन बी हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन सी लो ड्यूरेशन कर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो मोनोग्राफ होता है हमारा वो होता है किसी सब्जेक्ट पर डिटेल्ड स्टडी, और हाइड्रोग्राफ होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वाटर एंड टाइम, वाटर डिस्चार्ज एंड टाइम, वो होता है हमारा हाइड्रोग्राफ। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी। वही हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व होता है, हमारा लोड और टाइम के बीच जो कर्व होता है वो होता है हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन अ स्टीम पावर प्लांट इज टू। ऑप्शन ए हीट अप इनकमिंग वाटर विद स्टीम, ऑप्शन बी हीट अप पल्वराइज्ड कोल विद एग्जॉस्ट गैसेज, ऑप्शन सी हीट अप इनकमिंग वाटर विद एग्जॉस्ट गैसेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से कोल आता है, यहाँ बॉयलर में यहाँ बर्न होता है, यहाँ से जो वाटर होगा वो स्टीम बन के आगे सुपर हीटर में जाएगा और वो यहाँ से आगे टरबाइन की ओर जाएगा। वहीं जो हमारी फ्लू गैसेज होती है यहाँ नीचे से निकल के सुपर हीटर में कुछ अपनी हीट लूज करके स्टीम को उसको ओवर हीट करती है यहाँ पे, और जो बची हुई हीट होती है वो जाती है इसकी जो फ्लू गैसेज होती है वो जाती हैं इकोनोमाइजर में। जो और इकोनोमाइजर में जो हीट करती हैं वो करती हैं इनकमिंग वाटर को। जो वाटर आ रहा होता है, जो ठंडा पानी जो होता है उसको हीट अप करके फिर वो पानी आता है बॉयलर में। तो इकोनोमाइजर वो होगा हमारा ऑप्शन सी हीट अप इनकमिंग वाटर विद एग्जॉस्ट गैसेज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू सर्व एज। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कुछ इस तरह से होता है हमारा, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो आप ये ग्रे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये होता है हमारा, ये हमारा ग्रेफाइट मॉडरेटर है। ये एज अ मॉडरेटर यूज होता है। ये ब्रिक्स के रूप में जो भी खाली वॉइड्स होते हैं उनमें ये भरा होता है, और इसके बीच में जो होती है हमारी कंट्रोल रोड होती है, साथ में कंट्रोल रोड के साथ जो बीच में होगा वो हमारा फ्यूल रोड होंगी। ये हमारी कंट्रोल रोड है। जो मॉडरेटर यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट मटेरियल का, और कंट्रोल रोड जो यूज होती है वो होती है बोरोन की। और जैसे कि आप जानते हैं फ्यूल रोड होती है यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235 जो कि जनरली यूज होता है हमारा एज अ फ्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी मॉडरेटर। ग्रेफाइट जो यूज होता है हमारा एज अ मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पावर फैक्टर। जो हमारी इंडक्शन फर्नेस होती है वो सारी इंडक्शन फर्नेस हमारी जो भी होती है इंडक्शन वाली जो भी चीज़ें होती है वो सारी लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डिस्चार्ज लैंप
वो भी लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्क लैंप वो भी। और जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है नेचर में। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो होता है प्योरली रेजिस्टिव होता है, इसलिए पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसमिशन लाइन द फिनोमिनन of rise in voltage at the receiving end of the open circuited or under light load condition is known as option A skin effect, option B proximity effect, option C Ferranti effect, option D none of the above। जो इसका आंसर होगा वो होगा फेरेंटी इफेक्ट। जो लाइट लोडेड या ओपन सर्किट जो हमारी लाइन होती है उसमें जब हमारी आउटपुट में जो हमें वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलती है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। यह फिनोमेना जनरली लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होता है। वो होता है जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है जनरली, उसके कारण यह इफेक्ट रहता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इफ एल इज द लेंथ ऑफ स्पैन इन मीटर्स, W is the weight of conductors per meter and T is the allowable tension in the conductor in kg, then the sag S in meter is given as। तो जनरली सिंपली इसमें हमसे पूछा गया है सैग का फॉर्मूला। तो जो सैग होता है वो होता है हमारा जो दो कंडक्टर के बीच में, दो टावर के बीच में जो कंडक्टर रहता है उसकी जो मेट्रिकल जो हाइट और एक्चुअल हाइट जो होती है उसकी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है हमारा इसके वेट के कारण। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा W L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चार्जिंग करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। ऑप्शन ए लाइन करंट, ऑप्शन बी इफेक्टिव लाइन वोल्टेज, ऑप्शन सी इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो हमारा जो कोरोना इफेक्ट होता है उससे हमारा लाइन करंट नहीं बढ़ता है, ना ही इफेक्टिव लाइन वोल्टेज बढ़ती है। उससे हमारा इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा चार्जिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन में इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर के बढ़ने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स हैज लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज? एयर ब्रेक, बल्क ऑयल, SF6 या वैक्यूम। इसमें हम देख सकते हैं ऑयल, SF6 और वैक्यूम तीनों जो मटेरियल या मीडियम जो है इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी एयर से ज़्यादा रहती है। तो लोएस्ट जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो ब्रेकर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, एयर ब्रेक ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए विंड एनर्जी, ऑप्शन बी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन डी स्मॉल हाइड्रो। जो हमारे पास विंड एनर्जी होता है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, टाइडल एनर्जी भी, न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ के स्मॉल हाइड्रो भी हमारे ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं अप टू 25 मेगावाट। 25 मेगावाट तक जो हमारे हाइड्रो रहते हैं वो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर जनरेशन? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जो जनरेट होती है वो होती है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है आज के समय में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर बिलो शोज द सिंबल ऑफ विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट। तो ऑप्शन ए हमारे पास नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह डी की तरह, इस तरह से, और यहाँ पे आगे ऐसे सर्कल और ऐसे कुछ इस तरह से होगा। और जो होगा हमारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसे 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 कुछ ऐसा होगा। नॉट हमारा बिल्कुल ट्रायंगल होगा, ऐसे 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 सर्कल होगा आगे, इस तरह से होगा हमारा नॉट। और जो नॉर होता हमारा उसका सिंबल ये है बना हुआ, ये हमारा नॉर गेट है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ये बाइनरी कोड दिया हुआ एक इज, तो इसका हमें डेसिमल में हमें कन्वर्जन करना है। ये कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास जो कोड दिया है वो दिया है हमारे पास 10001001। तो जब इसको हम देखेंगे तो एक कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगा, 1 × 2⁻0 प्लस, तो इस तरफ से 0 1 2 3, 1 × 2⁻3 प्लस 7, 1 × 2⁻7। तो ये जो जब टोटल हो जाएगा हमारे पास तो ये बन जाएगा हमारे पास 2⁻7 हो गया 128, और प्लस ये बन गया हमारे पास 8, 2⁻3 8 बन गया, प्लस आगे 2⁻0 मीन्स 1, तो ये 1 × 1 1 हो गया। तो ये टोटल जो हमारे पास है ये आ गया हमारे पास 128 प्लस 8 प्लस 1 137 कुछ इस तरह से कन्वर्जन होगा। तो ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर इन डेकेड काउंटर सर्किट। तो बहुत से लोग इसको डेकेड काउंटर सर्किट, डेकेड नाम से इसको ऑप्शन बी 10 इसका टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे फ्लिप फ्लॉप जो यूज़ होते हैं वो होते हैं 4। जो हमारे डेकेड काउंटर सर्किट कुछ इस तरह से इसका सर्किट रहता है, ये इसका सर्किट है। इसमें देख सकते हैं हम 4 हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4। डेकेड काउंटर सर्किट में 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉपर सर्किट विच इज अ स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट। ऑप्शन ए AC टू DC। जो AC टू DC जो हमारा कन्वर्जन के लिए यूज़ होती है डिवाइस, वो होती है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है हमारा AC टू DC कन्वर्जन के लिए। और DC टू AC कन्वर्जन के लिए होता है हमारा इन्वर्टर। और DC टू DC कन्वर्जन के लिए होता है हमारा चॉपर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, चॉपर यूज होता है हमारा DC टू DC कन्वर्जन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन ऑन एंड एग्जामिन ऑफ इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी PLC में हमारी एग्जामिन ऑन या एग्जामिन ऑफ ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। एग्जामिन ऑन इंस्ट्रक्शन को XIC या एग्जामिन इफ क्लोज और एग्जामिन ऑफ को एग्जामिन इफ ओपन इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन ए LVDT, ऑप्शन बी स्ट्रेन गॉज, ऑप्शन सी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन डी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जो हमारे इनवर्स ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरे सिग्नल में। जैसे कि मैकेनिकल सिग्नल होते हैं हमारे, जैसे कि वाइब्रेशन होगी, उसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वो हमारे इनवर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसमें जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं
तो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो अपना साइज होता है उसको ज़्यादा कम करता है सप्लाई के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इन कंप्यूटर सिस्टम RS-232 इज अ स्टैंडर्ड विच अप्लाइज फॉर। RS-232 ये क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। RS-232 हमारा कुछ इस तरह का पोर्ट और रहता है। ये हमारा, इसमें देख सकते हैं आप, ये मेल पार्ट है और इसका ये फीमेल पार्ट है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा। तो ये हमारा RS-232 पोर्ट है। तो ये जो यूज होता है ये होता है हमारा सीरियल पोर्ट, एज अ सीरियल पोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है, वो भी आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये वाला RS-232 जो होता है ये होता है सीरियल पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में? पहला देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा वो इनपुट डिवाइस है। जो हमारी इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस रहती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को। तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी माउस जो था ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी। ऑप्शन डी हमारा प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रिंटर। तो ये था हमारा अभी 30 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये था SJVN सॉल्व पेपर जे इलेक्ट्रिकल पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने आएगा। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुकअप नॉलेज।